नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी की जो ट्रांसफार्मर्स के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी का नाम है ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी हाल ही में सुर्खियों में रही थी क्योंकि सितंबर 2025 में जो इसका भाव लगभग 525 था, वो 10 दिसंबर तक ये भाव 240 आ गया था और अब रिकवर होके इस कंपनी का भाव लगभग 330-340 की रेंज में है। लेकिन अभी भी लगभग 35 से 40% अपने पीक से ये कंपनी नीचे चल रही है। इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स वो 2 दिन बाद यानी 8 जनवरी 2026 को आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में समझेंगे कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है और ये बिज़नेस मॉडल बहुत ही सरल शब्दों में हम समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस शेयर में रिकवरी के कितनी संभावनाएं हैं। तो हमेशा की तरह बात करते हैं पहले कंपनी के इतिहास से। तो कंपनी की स्थापना 1994 में हुई और उस समय कंपनी का नाम त्रिवेणी इलेक्ट्रिक कंपनी था और उस समय ये कंपनी ट्रांसफार्मर्स के रिपेयर करती थी और छोटे ट्रांसफार्मर बनाई करती थी। और इस कंपनी के फाउंडर जितेंद्र मामतोरा हैं, जो अब इस कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर हैं। 1995 में कंपनी का नाम बदलकर जो अभी प्रेजेंट नाम है ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। दिसंबर 2007 में 2007 दिसंबर में इस कंपनी का IPO आया और IPO में जो प्राइस थी वो 465 रुपीज़ थी और फेस वैल्यू 10 रुपये थी। 2013 में इस कंपनी ने हर 9 शेयर्स के बदले में 1 शेयर बोनस दिया और इसी प्रकार से अभी 2025 में इस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया। डिविडेंड इस कंपनी ने बहुत कोई खास दिया नहीं है और अब इसकी फेस वैल्यू 1 रुपया है। तो अगर मैं 15 साल में कैलकुलेट करूं तो ये शेयर लगभग बोनस को एडजस्ट करते हुए 16 गुना हो गया, 16 टाइम्स हो गया है। तो लगभग 20.3% इसने CAGR यानी 20.3% का साल दर साल बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने दिया है। इस कंपनी से रिलेटेड एक खास बात और ये है कि इस कंपनी ने 2 दिसंबर 2007 के बाद कोई खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में जो सुधार आना शुरू हुआ वो FY25 के बाद आया और वहाँ से ये शेयर जो चलने लगा तो इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। अब पहली बार इसमें एक सिग्निफिकेंट करेक्शन 2023 के बाद आया है। अब जानते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। तो देखिए, कंपनी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स है और इनकी कैपेसिटी जो है 40,200 MVA की है। अब इनको पहले समझ लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से क्या मतलब होता है। ये 40,200 MVA है, ये आखिर चीज़ है क्या। पहले ये समझ लेते हैं आखिर ये ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक सप्लाई में वो सप्लाई जो आपके और हमारे घरों तक आती है, उसके बीच में एक ऐसा उपकरण होता है कि वो वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार या तो कम से ज़्यादा कर देता है, यानी कम वोल्टेज को बढ़ाकर हाई वोल्टेज कर सकता है और हाई वोल्टेज वाली बिजली को वो कम वोल्टेज वाली बिजली में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो इक्विपमेंट है ये स्टेप डाउन यानी वोल्टेज कम करने वाला ट्रांसफार्मर या स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली ये 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। ये तो रही ट्रांसफार्मर की बात। अब ये समझते हैं कि ये 40,200 MVA जो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो आखिर उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब सिंपल सा ये है सरल शब्दों में कि इनके ये जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, इनके ट्रांसफार्मर इतनी बिजली जो होती है, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी उतनी कैरी कर सकते हैं। अब इस MVA को एक उदाहरण से समझ लेते हैं, डे टू डे एग्जांपल से। तो एक पाइप का उदाहरण लेते हैं। एक पाइप है, वो कितना पानी अपने में से गुजार सकता है वो डिपेंड करता है कि पाइप कितना तो प्रेशर झेल सकता है और पाइप का जो गोलाई है या पाइप का जो मुंह है वो कितना चौड़ा है। तो जितना वो दबाव झेल सकेगा और जितनी उसकी पाइप की मुंह की चौड़ाई होगी या गोलाई होगी उतना ही ज़्यादा वो पानी कैरी कर सकता है। तो वो जो है पानी के पाइप की कैरिंग कैपेसिटी। इसी तरीके से MVA ये दर्शाता है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर है ये आखिरकार कितनी बिजली, कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो अपने में से गुजार सकता है। तो इनकी कैपेसिटी चूँकि 40,200 MVA है, तो एक उदाहरण से समझें तो ऐसे कह सकते हैं लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं
उनकी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो इनके ट्रांसफार्मर जो है ना वो पूरी कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आखिरकार कितनी तरह के ट्रांसफार्मर्स ये बनाते हैं। इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसफार्मर बनाने में है जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के या पर्टिकुलर यूज़ में वो काम आता है। आगे हम समझेंगे कि आखिर इन बात का मतलब क्या है। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर कितनी तरह के ट्रांसफार्मर बनाते हैं। तो पहला जो ट्रांसफार्मर ये बनाते हैं वो है पावर ट्रांसफार्मर। अब ये पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब आपको जहाँ से बिजली जनरेट हो रही है किसी दूर दराज के इलाके में, वहाँ से जब आपको शहर के नज़दीक बिजली को भेजनी पड़ती है तो आप उसको हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। तो वो ट्रांसमिशन वाले जो ऐसे ट्रांसफार्मर जो बिजली के ट्रांसमिशन में काम आते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर्स कहलाते हैं। दूसरी तरह के ट्रांसफार्मर जो ये बनाते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो जब बिजली आपके शहर के बाहर आ गई तो आपके घरों तक या इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए उसके वोल्टेज को डाउन किया जाता है। तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन के समय, ट्रांसमिशन के समय जो काम आ रहे हैं वो ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, और जब आपके शहर के अंदर बिजली सप्लाई हो रही है तो उस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं जहां वोल्टेज को डाउन किया जाता है तो उस तरह के ट्रांसफार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो वो भी ये बनाते हैं। तीसरी तरह के ट्रांसफार्मर जो ये बनाते हैं वो ट्रांसफार्मर कहलाते हैं फर्नेस ट्रांसफार्मर। अब ये फर्नेस ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, तो देखिए हमने मेटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कई वीडियो पहले बना रखे हैं और उसमें हमने आपको ये बताया है कि मेटल इंडस्ट्री में एक जो रिक्वायरमेंट होती है वो मेटल को गलाने की होती है ताकि रिक्वायर्ड शेप के टाइप के प्रोडक्ट्स आप बना सकें उस गले हुए मेटल से। तो मेटल को गलाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो मेटल को गलाने के लिए हाई करंट पैदा करते हों, इस तरह के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो फर्नेस ट्रांसफार्मर्स होते हैं। और जैसे मैंने बताया स्टील इंडस्ट्री या मेटल इंडस्ट्री में इस तरह के जो ट्रांसफार्मर हों उनका इस्तेमाल होता है। चौथी तरह का जो ट्रांसफार्मर ये बनाते हैं तो वो ट्रांसफार्मर कहलाता है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर। और ये रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रांसफार्मर होता है और एक रेक्टिफायर होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है वो जो एसी टाइप की जो करंट है उसको बैटरी टाइप की करंट यानी डीसी करंट या डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन है यानी रेक्टिफायर का और ट्रांसफार्मर का, इसको कंबाइंड को हम रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और इसका जो एक विशिष्ट उपयोग है वो उपयोग है एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग करने में। अगर आपको एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग से के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हिंडाल्को का हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। एक अन्य तरह का जो स्पेशल ट्रांसफार्मर ये बनाते हैं वो कहलाता है शंट रिएक्टर्स। और ये जो शंट रिएक्टर हैं ये हाई पावर पे जब पावर ट्रांसमिशन हो रही होती है तो वहाँ पर बीच बीच में लगाए जाते हैं। और इनका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो एक्सेस वोल्टेज जनरेट हो जाए अगर ग्रिड में जहाँ से पावर ट्रांसमिशन हो रही है तो उस ग्रिड में अगर एक्सेस पावर जनरेट हो जाए तो उसको कंट्रोल करना है ताकि ग्रिड जो है वो डैमेज नहीं हो। अब इनके क्लाइंट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे इनके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, वो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज़ हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ में मेटल वाली कंपनीज़ हैं। इसके अलावा भी जो स्पेशलाइज्ड ये मोबाइल कंपनीज़ के लिए जो मोबाइल टावर होते हैं उसके लिए अलग से ये ट्रांसफार्मर बनाते हैं। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रांसफार्मर ये अन्य ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं। तो इनके क्लाइंट्स की बात करें तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अडानी रिन्यूएबल्स, टाटा पावर, इसके अलावा सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम सीमेंट वाली कंपनी और हिंदुस्तान जिंक, इंडियन रेलवेज़। तो इंडियन रेलवेज़ के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर बनाते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांसफार्मर स्पेशलाइज टाइप के ट्रांसफार्मर, जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी का जो फोर्टे है या स्पेशलाइजेशन है वो टिपिकल जो ऑर्डिनरी दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। लेकिन ये जो कंपनी है ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर्स बनाती है। अब बात करते हैं इस कंपनी और सेक्टर की पॉजिटिव्स के बारे में। ऐसे क्या सेक्टर टेलविंड्स हैं जिसके कारण ये जो इंडस्ट्री यानी ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री है ये अपसाइकिल में है। तो देखिए पहली चीज़ ये है कि भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि बाई 2020 यानी आगे आने वाले 5 सालों में हमारी जो रिन्यूएबल्स की कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट हो जाए। तो बहुत ही बड़ी कैपेसिटी का टारगेट है भारत सरकार का। तो जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है पावर
वहाँ से आपको एंड यूज़र तक पहुँचानी पड़ेगी, चाहे वो इंडस्ट्री हो और चाहे वो आम जनता हो। तो वहाँ तक पावर पहुँचाने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज़ तो एक नेशनल ग्रिड की, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक वो ग्रिड के माध्यम से पहुँचे। दूसरी चीज़, विद इन द स्टेट आपको ग्रिड तैयार करने पड़ेंगे, और इस तरह के ग्रिड से जब बिजली का ट्रांसमिशन होगा तो ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया कि आपको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी ही होगी। तो इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर टेलविंड्स हैं, इनको देखते हुए इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है, बड़ा केपेक्स का प्लान है। तो अभी इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है जो 40,200 MVA है, उसको ये बढ़ाकर 70,200 MVA कर देंगे, यानी 30,000 MVA की इनकी कैपेसिटी ये इंक्रीज़ करने का प्लान कर रहे हैं। कब तक? विद इन 2 ईयर्स, यानी बाय द एंड ऑफ FY27। रिसेंटली इन्होंने अपना ऑर्डर बुक गाइडेंस भी दिया है। तो इनका ऑर्डर बुक गाइडेंस ये है कि FY26 के एंड तक इनके पास 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी के शेयर में अपने पीक से लगभग 50% की गिरावट आ गई। तो पहला कारण तो ये था कि इनके जो सितंबर क्वार्टर के यानी Q2 के जो रिजल्ट्स आए थे वो अप टू द मार्क नहीं आए थे, यानी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए थे, पॉइंट नंबर 1। और जो पॉइंट नंबर 2 था, जो इमीडिएट रीज़न था, वो ये था कि इन्होंने FY20 में यानी सन 2020 में इन्होंने नाइजीरियन इलेक्ट्रिक कंपनी को नाइजीरिया में कुछ ट्रांसफार्मर सप्लाई किए थे, और वो जो ट्रांसफार्मर का जो प्रोजेक्ट था नाइजीरिया में, उसको वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था। और वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइंस में ये लिखा होता है कि कोई भी जो सप्लायर कंपनी है वो अपने क्लाइंट को रिश्वत नहीं देगी टेंडर के लिए, कोई टेंडरिंग में कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी। तो हुआ ये कि अचानक से कोई इंक्वायरी इनके ऊपर बैठी, वर्ल्ड बैंक ने बिठाई, क्योंकि उसको शक हुआ कि इन्होंने रिश्वत दी है। और उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया कि हाँ भाई, इस ट्रांजैक्शन में जो FY20 में हुआ, यानी FY 2020 में हुआ, तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये पाया कि इन्होंने रिश्वत दी है, कि इन्होंने ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर ने। और इस कारण से नवंबर 2025 में उन्होंने डिबार कर दिया फर्दर टेंडर्स के लिए। किसको? ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को। अब कंपनी ने का क्या कहना था? तो कंपनी ने ये कहा कि भाई हम इस मैटर को कंटेस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और उनको ये कहेंगे कि आप जो ये बता रहे हो, आपका जो निर्णय है हमें डिबार करने का, ये फैक्ट्स पे खरा नहीं उतरता, यानी ये बात सही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इन्होंने जो टेंडर लिया था वो था 2020 से रिलेटेड, यानी 2020 में माल सप्लाई किया था, और अब 5 साल हो गए। तो कंपनी का ये कहना था कि अब फ़िलहाल हमारी कंपनी के फाइनेंशियल पे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम किसी भी वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो अगर हम ये डिबार भी कर देते हैं तो हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटस है, जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है, उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हुआ ये कि ये जैसे ही खबर आई कि साहब इन्होंने ब्राइबरी की है, तो बाज़ार को एक ट्रिगर चाहिए होता है, तो वहाँ पर जो है इस कंपनी में गिरावट होनी शुरू हुई। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद ही जब इन्होंने कॉन्टेस्ट किया तो वर्ल्ड बैंक ने इस कंपनी का नाम, वो जो डिबार्ड लिस्ट था ना, वहाँ से इन्होंने हटा दिया। लेकिन जो मीडिया में कवर हुआ वो सिर्फ इस कंपनी का एक ही पार्ट कवर हुआ, वो ये पार्ट कि इस कंपनी को डिबार कर दी गई। लेकिन ये किसी ने कवर नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चर्चा नहीं हुई कि साहब इस कंपनी का नाम जो है इनके कंटेस्ट के बाद वर्ल्ड बैंक ने एक बार तो अपनी जो डिबार वाली लिस्ट है उससे हटा दिया है, और इनको ये कहा हम आपको 12 जनवरी तक का टाइम देते हैं कि आप अपना जो पक्ष है ना वो हमारे सामने रख सकते हैं। तो ये तो रही बात कंपनी के शेयर में गिरावट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई बहुत बड़ा मेजर इशू इस कंपनी में हो गया है। तो देखिए, आप और हम सभी लोग ये बात जानते हैं, बाज़ार में जितने लोग हैं वो सब ये बात जानते हैं, हर आमजन ये बात जानता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, जहाँ जो भी कंपनी गवर्नमेंट के टेंडर में, चाहे वो इंडियन टेंडर्स हों या फॉरेन में टेंडर्स हों, वहाँ पे कंपनीज़ को अगर टेंडर लेना होता है, अगर उनको फेयरली भी टेंडर मिल गया, यानी बिडिंग करने के बाद फेयर टेंडर भी मिल गया, तभी भी
उनको ऑफिसर्स की और पॉलिटिशियंस की जेबें गर्म करनी पड़ती है, यानी ब्राइबरी जिसको हम बोलते हैं वो इस तरह के टेंडर का एक इंटीग्रल पार्ट है। उसके बगैर कंपनीज का काम नहीं चलता। बात ये है कि जो पकड़ा गया वो चोर, नहीं तो ईमानदार। तो आपको कंपनी के ग्रोथ और फंडामेंटल्स को देखना है। दूसरी बात ये कि कंपनी ने ये भी कह दिया है कि हमारा जो अब कोई काम है वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है नहीं। तीसरी बात ये भी है कि इस कंपनी को फ़िलहाल के लिए तो वो जो डिबार लिस्ट है उससे वर्ल्ड बैंक ने बाहर कर दिया है, अभी वो उस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। ये ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, ये बात दूसरी कि मीडिया में ये बात ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई। अब इनके मार्केट कैप की बात करूँ तो 9700 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर 27 रुपये का कर्जा है। ROE 23% है, बहुत ही अच्छा ROE है इस कंपनी का। पी जो है वो 39 का है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है। 3 साल की सेल 20% बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो क्यूमुलेटली 147% बढ़ा है। जो प्रमोटर के पास है वो 64% प्रमोटर के पास शेयर है और उसमें से लगभग 22% है वो प्लेज्ड शेयर है। FII के पास 11% है, DII के पास 6% है। इस तरह से FII और DII के पास मिलाकर टोटल 17% है और पब्लिक के पास 19% है। तो एक अच्छी कंपनी है। एक उभरते हुए सेक्टर में आप रिजल्ट्स का इंतज़ार कीजिए और रिजल्ट्स अगर अच्छे आएँ तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार पूछिए कि भाई ये उभरते हुए सेक्टर में क्या ये कंपनी के परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री, अच्छी परफॉर्मेंस है या नहीं है, और उसके बाद भी आप कोई ख़रीदने या बेचने का निर्णय करें। मेरे इस बारे में या बेचने या ख़रीदने या किसी अन्य शेयर में बेचने या ख़रीदने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।